जय हिंद। 12th क्लास। चलिए, तो ये अपना नेक्स्ट वीडियो है। पिछले वीडियो में अपन ने इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तक पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी की, विद्युत रासायनिक श्रेणी की कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। इसी का दूसरा नाम है, इसे कहा जाता है सक्रियता श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी को ही क्या कहा जाता है? सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। चलिए, 10th क्लास का टॉपिक है, देख लीजिए क्या होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विभिन्न धातुओं के मानक अपचयन विभव को अगर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो उस जो श्रेणी प्राप्त होगी उस श्रेणी को ही कहा गया है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विभिन्न धातुओं के मानक अपचयन विभव को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। चूंकि इस श्रेणी की सहायता से विभिन्न तत्वों की आपेक्षिक क्रियाशीलता ज्ञात की जा सकती है, यही कारण है कि इसे सक्रियता श्रेणी भी कहा जाता है कि वो कितनी क्रियाशील है, कितनी क्रिया कर सकती है किसी के साथ। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? विभिन्न धातुओं के मानक अपचयन विभव को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। चूंकि इस श्रेणी की सहायता से विभिन्न तत्वों की अपेक्षिक क्रियाशीलता ज्ञात की जा सकती है, यही कारण है कि इसे सक्रियता श्रेणी भी कहा जाता है। 10th क्लास का टॉपिक है, एक बाकायदा उन्होंने टेबल श्रेणी बना रखी थी, हर एक धातु के मानक अपचयन विभव को लिख रखा था, कितना मान होता है उसका। ठीक है, चलिए अब उपयोग देख लेते हैं, इसके उपयोग कहाँ किए जाते हैं, उपयोग देख लेते हैं। तो पहला उपयोग तो परिभाषा से ही है कि इस श्रेणी की सहायता से विभिन्न तत्वों की अपेक्षिक क्रियाशीलता ज्ञात की जा सकती है, क्रियाशीलता ज्ञात की जा सकती है। पहला उपयोग, इस श्रेणी की सहायता से विभिन्न तत्वों की अपेक्षिक क्रियाशीलता ज्ञात की जा सकती है। दूसरा उपयोग, इस श्रेणी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। इस श्रेणी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है, और सूत्र होता है, याद होना चाहिए, किसी सेल के विद्युत वाहक बल को कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल निकालने का सूत्र होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये याद होना चाहिए, एक नंबर में पूछ भी लिया जाता है, लिख लेना। दूसरा और उपयोग लिखेंगे, पहला उपयोग लिखेंगे कि श्रेणी की सहायता से विभिन्न तत्वों की अपेक्षिक क्रियाशीलता ज्ञात की जा सकती है। दूसरा, किस श्रेणी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जा सकता है। और नीचे ये सूत्र, विद्युत वाहक बल ईएमएफ बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसका उपयोग आगे देखेंगे, ननरस्ट समीकरण पढ़ना है, वहां देखेंगे। तीसरा, चलिए तीसरा देख लीजिए, इसका अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी की, इस श्रेणी की सहायता से उन धातुओं के जानकारी प्राप्त की जा सकती है जो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। हमें पता है जितनी भी धातुएं हैं अम्ल से क्रिया करती हैं, हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है, लेकिन सभी नहीं करती हैं, वो ही बताती है श्रेणी। तो इस श्रेणी की सहायता से उन धातुओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है जो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, क्योंकि केवल वे ही धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं जिनके मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है। पैराग्राफ चेंज करके, कॉपर और सिल्वर ये धातुएं से, सॉरी, अम्लों से क्रिया करके, दोनों धातुएं हैं, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि इनके मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए। ठीक है, तो ये हो गई विद्युत रासायनिक श्रेणी और उसके अनुप्रयोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक समीकरण पढ़ना है अपने को और उसका उपयोग भी देख लेना है एक। चलिए देखिए, तो हमारे पास हेडिंग है अब नरनष्ट समीकरण। नरनष्ट समीकरण की, नरनष्ट समीकरण क्या होता है? वैज्ञानिक नरनष्ट से इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोड विभव जो होता है ताप और सांद्रता के द्वारा प्रभावित होता है, इसलिए मानक इलेक्ट्रोड विभव भी ताप और सांद्रता के द्वारा प्रभावित होगा। इसी आधार पर इन्होंने एक समीकरण प्रदान किया जिसे नरनष्ट समीकरण कहा जाता है। होता क्या है नरनष्ट समीकरण, वो देख लीजिए। ई बराबर सूत्र है E0 + 2.303 अपॉन NF RT log M प्लस बटे में M।
अभी सभी के मतलब देखेंगे होता क्या है। तो वैज्ञानिक नरनश ने बताया कि ई इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो ताप और सांद्रता, अभी लिखेंगे, द्वारा प्रभावित होता है, इसलिए मानक इलेक्ट्रोड विभव भी ताप और सांद्रता के द्वारा प्रभावित होगा। इसी आधार पर इन्होंने एक समीकरण प्रदान किया जिसे नरनश समीकरण कहा जाता है। ये सूत्र याद करना है आपको नरनश समीकरण का, E बराबर E0 प्लस 2.303 NF/RT log m प्लस अपॉन में m। दूसरा भी होता है, इनको पलट दे, उल्टा कर दे, तो E बराबर हो जाता है E0, प्लस की जगह चिन्ह हो जाता है माइनस का, 2.303 अपॉन NF/RT log, अब m पहुंच जाएगा ऊपर और m प्लस आ जाएगा नीचे। तो ये इनका दूसरा सूत्र है, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, तो दोनों हो गए। अब इनके मतलब नीचे वाले को मिटा रहा हूं क्योंकि बात एक ही है। चलिए E देख ले, E जो है ये होता है इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड का विभव। E है इलेक्ट्रोड विभव, E0 होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। नीचे N होता है मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जहां ये मतलब लिख रहे हैं अपन मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। F जो है ये हमारा फैराडे का नियतांक है, फैराडे ने दिया है फैराडे नियतांक। ठीक है, R जो है गैस नियतांक है, गैस नियतांक है। T जो है परम ताप है, T क्या है, परम ताप है। इसके बाद M प्लस, ये विद्युत अपघट्ट की सांद्रता है। किसकी सांद्रता है, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता है, विद्युत अपघट्ट जो है उसकी सांद्रता है, जो भी विद्युत अपघट्ट रहेगा उसकी सांद्रता है। इधर लिख देता हूं मैं नीचे, इधर m बराबर ये इलेक्ट्रोड की सांद्रता है। किसकी सांद्रता, इलेक्ट्रोड की सांद्रता है, जो इलेक्ट्रोड होगा धातु जाएगा, इलेक्ट्रोड की सांद्रता, उसकी सांद्रता। ठीक है, तो ये सभी का मतलब हो गया। E जो है इलेक्ट्रोड विभव है, E0 माइनक इलेक्ट्रोड विभव है, 2.303 लॉग का आधार E से बदलकर 10, यानी यहाँ आधार 10 होगा। और N जो है मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, F जो है फैराडे नियतांक, R जो है गैस नियतांक, T परम ताप है, M प्लस विद्युत अपघट्ट की सांद्रता है, M जो है वो इलेक्ट्रोड की सांद्रता है जिससे मिलकर सेल बना होगा। चलिए, तो अब इसका उपयोग करेंगे। हाँ, उससे पहले नरनश समीकरण के उपयोग और लिख लेंगे। तो नीचे हेडिंग डालेंगे नरनश समीकरण के उपयोग या अनुप्रयोग, नरनश समीकरण के उपयोग या अनुप्रयोग। तो पहला इसका अनुप्रयोग है किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। तो पहला, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में नरनश समीकरण का उपयोग किया जाता है। दूसरा, इलेक्ट्रोड विभव पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट करने में नरनश समीकरण का उपयोग किया जाता है। तीसरा, इलेक्ट्रोड विभव पर सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला है किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, दूसरा है इलेक्ट्रोड विभव पर या मानक इलेक्ट्रोड विभव पर ताप के प्रभाव को स्पष्ट करने में, तीसरा है मानक इलेक्ट्रोड विभव पर सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट करने में। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन आता है कि नरनस्ट समीकरण की सहायता से, नरनस्ट समीकरण की सहायता से निम्नलिखित सेल का, निम्नलिखित ये लिखा रहेगा इस तरीके से, निम्नलिखित सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। इस तरीके से दिया होगा, क्वेश्चन आएगा नरनश समीकरण की सहायता से निम्नलिखित सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। इसमें जिंक, ये इधर वाला सिरा एनोड को दर्शाता है, उधर वाला सिरा कैथोड, ये प्लस वाला भाग होता है वो माइनस वाला। तो जिंक का इलेक्ट्रोड होता है एनोड की तरह कार्य करता है, कॉपर का इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह माइनस की तरह कार्य करेगा। तो इसकी सहायता से क्वेश्चन आएगा कि नरनश समीकरण की सहायता से निम्नलिखित सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने सूत्र बताया था विद्युत रासायनिक श्रेणी में कि अगर अपने को विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो सूत्र होता है विद्युत वाहक बल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। यानी विद्युत वाहक बल निकालना है तो सबसे पहले कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालना पड़ेगा,
फिर एनोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालना पड़ेगा। कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को घटा देंगे तो सेल का विद्युत वाहक बल पता चल जाएगा। यही करेंगे। तो अपन नर्नेस समीकरण की सहायता से सबसे पहले कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे और फिर निकालेंगे एनोड का इलेक्ट्रोड विभव, फिर घटा देंगे तो विद्युत वाहक बल आ जाएगा, बस कुछ नहीं। चलिए देखिए, तो नर्नेस समीकरण निकालने वाले हैं, लगाने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन ई। अभी सूत्र लिखा था ई बराबर क्या था, ई नॉट प्लस 2.303 अपॉन में एन एफ, ठीक है, आर टी लॉग एम प्लस अपॉन में एम माइनस, यही था। इसी का उपयोग करने वाले नर्नेस समीकरण। चलिए देखिए, ई कैथोड के लिए निकालने वाला हूं मैं, ई कैथोड बराबर ई नॉट 2.303 अपॉन एन एफ, एन मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैथोड के लिए, मैंने बोला कॉपर, ये कैथोड वाला भाग, मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये लिखी ऊपर, दो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं तो एन का मान हो गया 2, आर टी एस आई लॉग एम प्लस विद्युत अपघट्ट की सांद्रता, कॉपर की सांद्रता ये रहा Cu2 प्लस, एम प्लस वाला Cu2 प्लस, इसकी सांद्रता बटे में होता है एम, इलेक्ट्रोड की सांद्रता Cu, ये हो गया Cu, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। Cu की बात कर लें, ये चूंकि इलेक्ट्रोड की सांद्रता Cu बराबर होती है 1, इसे इस तरीके से न लिखकर अलग अलग कर लें, सांद्रता को बड़े ब्रैकेट में दर्शाया जाता है ऐसा, तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो चूंकि Cu इसकी सांद्रता कितनी है 1, इसलिए रख दे यहाँ पर ई कैथोड बराबर ई नॉट प्लस 2.303 अपॉन में 2F आर टी लॉग, ऊपर कितना था Cu2 प्लस विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बटे इसका मान तो 1 हो ही गया, तो 1 लिखेंगे तो यही आ जाएगा। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, बन गया। कैथोड का आ गया विद्युत वाहक बल। अब किसका निकालेंगे, एनोड का, ये जिंक वाली धातु का। तो इसके लिए सूत्र लगाएं, ई एनोड बराबर सूत्र ई नॉट प्लस 2.303 अपॉन में होता है एन एफ, एन मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें भी 2 है, एफ आर टी ऐसा ही होता है लॉग एम प्लस विद्युत अपघट्ट की सांद्रता 2 ही है, Zn2 प्लस बटे में इलेक्ट्रोड की सांद्रता, जिंक की सांद्रता, फिर से इलेक्ट्रोड की सांद्रता 1 होती है, जिंक की सांद्रता, इलेक्ट्रोड की सांद्रता कितनी 1, इसलिए रख दें, इसलिए ई एनोड बराबर आया ई नॉट प्लस 2.303 अपॉन में 2F आर टी लॉग Zn2 प्लस बटे में कितना, इसका मान 1 रखेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1 के बाद समीकरण नंबर 2 आ गए। नर्नेस समीकरण की सहायता से इतना निकाल लिया। अब विद्युत वाहक बल निकालना है इस सेल का, तो हमें पता सूत्र लगा दे, विद्युत वाहक बल EMF बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी समीकरण 1 में से 2 को यहाँ पर घटाया जाएगा। चलिए सूत्र लगाएं, यहाँ पर सूत्र लगाए, चूंकि विद्युत वाहक बल EMF बराबर सूत्र क्या होता है, ई कैथोड माइनस का ई एनोड, इनके मान निकाल ही चुके, रख दे यहाँ पर, इसलिए EMF विद्युत वाहक बल बराबर ई कैथोड का मान ये आया है ई नॉट प्लस 2.303 अपॉन में 2F लॉग आर टी लॉग ये Cu2 प्लस, ठीक है, इसमें से माइनस करना है, ई एनोड माइनस कर दे। चलिए सब में माइनस का गुणा हो जाएगा, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये प्लस था यहाँ पर तो ये भी माइनस का हो गया, 2.303 अपॉन में 2F, ये आर टी ऐसा ही, और ये रहा आर टी ऐसा ही लॉग जिंक 2 प्लस, ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक। तो ये मान रख दिया। चलिए अब जो जुड़ रहा है जोड़ देंगे, जो कट रहा है उसे काट देंगे। देखिए प्लस के ई नॉट से माइनस का ई नॉट कैंसिल, कुछ नहीं कट रहा है अब, तो EMF बराबर आया, ये प्लस वाले को पहले लिख दें, 2.303 अपॉन में 2F आर टी लॉग Cu2 प्लस माइनस
बचा हुआ 2.303 2F(RT) log जिंक 2+, ठीक है, ये बचा हुआ है हमारे पास। EMF बराबर भिन्न है, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे। उससे पहले कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन लेंगे। देखो 2.303 2F(RT) 2.303 2F(RT) दोनों में है कॉमन, कॉमन निकाल लें। 2.303 अपॉन 2F(RT) कॉमन निकाला, देखें क्या बचा हुआ है हमारे पास। हमारे पास बचा हुआ लॉग, यहाँ पर बचा हुआ Cu 2+ माइनस यहाँ से ये गया है तो बचा हुआ है लॉग जिंक 2+, ठीक है। तो EMF बराबर आया 2.303 RT, सॉरी RT नहीं है 2F है, ये RT। यहाँ देखिए इस ब्रैकेट में सूत्र बन गया लॉग का, log M माइनस log N बन गया। log M माइनस log N क्या होता है, log M बटे में N होता है, लगा दे। तो log M का मान है Cu 2+ बटे में N का मान है जिंक 2+, यही हो गया अपना आंसर। तो ये नरेश समीकरण की सहायता से एक सेल दिया था, उसका विद्युत वाहक बल अपन ने ज्ञात कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक इस तरीके से ऐसे सॉल्व कर लेना है। तो बहुत सरल सा है, ये कुछ है नहीं इसमें, ऐसा ही कोई भी दिया हो सकता है, इसकी जगह हो सकता है दूसरा सवाल दिया हो, तो वहाँ पर इसी तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलो तो इस वीडियो में इतना ही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट अगले वीडियो में अपन बात करेंगे।